Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप लोग घर पर होंगे एवं स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित टॉप 20 प्लस प्रश्न को करने वाले हैं, जो आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग समय को बेकार न करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न बहुत ही शानदार। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय हेमिस कहाँ स्थित है? तो भारत में एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस। यदि आपको उत्तर पता होगा तब बहुत ही सही, नहीं पता है तब भी सही। तो इसका उत्तर है लद्दाख। अर्थात भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस जो है लद्दाख में स्थित है। ये सभी प्रश्न आगे आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसका नोट्स बना लें। पीडीएफ आपको नीचे दिए गए लिंक से मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप वीडियो अंत तक देखें। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि ये सभी प्रश्न आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इससे पहले इसका सही उत्तर हम लोग फिर से बता देते हैं कि इसका उत्तर है लद्दाख। दूसरा प्रश्न बहुत ही शानदार। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था? दोस्तों आपको पता होगा कि यह 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। 31 अक्टूबर को लागू करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था कि इसी दिन को अखंड भारत के प्रणेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। इसी कारण से 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने से पहले जम्मू कश्मीर में कौन से नियम कानून चलते थे? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो सही कमेंट करेंगे उनका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे कि किन्होंने सही जवाब दिया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे पांगोंग सो झील कहाँ स्थित है? दोस्तों हाल ही के दिनों में सीमा पर बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, जिसमें से पांगोंग सो झील का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। यह रहा पांगोंग सो झील जो लद्दाख में स्थित है। तो यह आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि पांगोंग सो झील कहाँ स्थित है। तो पांगोंग सो झील जो है लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में और झील है जैसे सो मोरिरी हो गया, ये सब झील भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल अभी चर्चा में पांगोंग सो झील है, तो ये लद्दाख में स्थित है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर कितने जिलों में बटा हुआ है? तो हम लोग मैप के द्वारा इसको समझते हैं। ये रहा मैप, थोड़ा सा छोटा हो जाइए। यस, ये देखिए, ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर और ये रहा हमारा लद्दाख। तब समझते हैं, जब पहले ये एक था पूरा, तब ये पूरा 22 जिलों में बटा हुआ था, लेकिन 2 जिले उसमें लेह थे और कारगिल थे, बाकी के 20 जिले इसमें थे। उसमें से हम लोग मीरपुर और मुजफ्फराबाद को नहीं दिखाया करते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद जब यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्रशासित क्षेत्र में बट गया, तब भी जम्मू कश्मीर में 22 ही जिले हैं, लेकिन अब हम लोगों ने इसमें मुजफ्फराबाद और मीरपुर को भी शामिल कर लिया है, क्योंकि यह हमारा ही हिस्सा है। लेकिन पहले हम लोग इसको पूर्ण रूप में दिखाया करते थे, लेकिन इन राज्यों का नाम नहीं लिखा करते थे, इन जिलों का नाम नहीं लिखा करते थे। लेकिन अब हम इन जिलों का नाम भी शामिल कर लिए हैं, जिस कारण से 20 इधर और 2 इधर, वर्तमान में भी जम्मू कश्मीर में 22 जिले हो गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बंटवारे से पहले जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें थी, जिसमें से 1 लोकसभा सीटें लद्दाख में चली गई। तो अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न, संघ शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी कहाँ स्थित है। तो इसको यदि हम मैप के जरिए इसका लोकेशन देख लेते हैं कि जो लद्दाख है उसकी राजधानी जो भी है वो कहाँ स्थित है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा लद्दाख और लद्दाख की राजधानी है लेह, जिसका लोकेशन आप देख सकते हैं यहीं स्थित है। तो लद्दाख की राजधानी लेह हो गई। ऑप्शन बी सही उत्तर है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नमदा दस्तकारी किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पहले हम लोग ये जानते हैं कि नमदा दस्तकारी है क्या। तो जिस तरह से बिहार में मधुबनी पेंटिंग है, हस्तशिल्प का कला है, उसी तरह से ये भी एक हस्तशिल्प का ही प्रकार है। कढ़ाई बुनाई ये होता है इसके अंतर्गत। तो यह जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। नमदा दस्तकारी जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। यह क्या है, यह एक आर्ट एंड क्राफ्ट है, हस्तशिल्प इसको बोल सकते हैं आप। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के विधानसभा सीटों को 107 से बढ़ाकर कितना करने का प्रावधान किया जा रहा है। दोस्तों हम लोग पहले समझते हैं शुरू में क्या था अब क्या है। तो शुरू में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक थे तो 89 सीटें प्लस 24 सीटें अर्थात 113 सीटें थी। अब 24 सीटें जो है वो पीओके में था और इस 89 सीट में 6 सीटें जब से लद्दाख अलग हुआ है तब 6 सीट लद्दाख में चला गया है। तो अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में 83 सीटें जम्मू कश्मीर में और 24 सीटें पीओके के अंतर्गत है। टोटल 107 सीटें हुई। तो एक पुनर्गठन एक्ट बनाया गया है, राज्यों का परिसीमन करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है खासकर जम्मू कश्मीर का, जिसके अंतर्गत इसके सीटों को 7 और बढ़ाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में 90 जम्मू कश्मीर में और 24 पीओके में, टोटल 114 सीटें हो जाएगी। चूँकि अभी पीओके हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन है हमारा, तो आगे आने वाले चुनावों में 90 सीट पर चुनाव होंगे। छोड़िए, हम लोग अपने प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कर रहा है। केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के विधानसभा सीटों को 107 से बढ़ाकर कितना करने का प्रावधान किया जा रहा है। तो 7 और बढ़ेगा तो यह 107 से बढ़कर 114 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जनजाति लद्दाख से जुड़ी हुई है। तो बाल्ती, चांगपा, सिंध सभी जनजातियां लद्दाख से जुड़ी हुई है। और जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई जनजाति की बात करें तो डोगरा, गद्दी, बकरवाल ये सब जम्मू कश्मीर की जनजातियां हैं। तो इसका ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान, जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहले के दिनों में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक था तो जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी केटू हुआ करती थी, जो कि भारत की भी सबसे ऊंची चोटी थी। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुआ है तब से अब जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी नुनकुन बन गई है, जिसकी ऊंचाई 7135 मीटर है। यह सेंटर में स्थित है। इसकी लोकेशंस भी मैं दिखा दूं। ये देखिए, ये है नुनकुन चोटी जिसकी ऊंचाई 7135 मीटर है। यह वर्तमान में जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी है। यदि आप लोगों को लग रहा होगा कि नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी होनी चाहिए थे, लेकिन वो लद्दाख के गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके में इधर है, तो हम लोगों को वो जम्मू कश्मीर में आता नहीं है। इसलिए जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी वर्तमान में नुनकुन है, जिसकी ऊंचाई 7135 मीटर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा।
हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अभी सभी झगड़े की जड़ बनी हुई है। LAC पर कहां से कहां तक के सड़क निर्माण को लेकर चीन के साथ विवाद हुआ है? तो देखते हैं पहले ऑप्शन। नीमू से दौलत बेग ओल्डी नहीं, लेह से सियाचिन नहीं, दरबुक स्योक से दौलत बेग ओल्डी या श्रीनगर से दौलत बेग ओल्डी। तो नहीं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यदि हम मैप के माध्यम से इसको देखने की सड़क कैसे बनना चाहिए बन रहा है तो ये देखिए, ये छोटा हो जाइए, ये देखिए, ये लेह से स्टार्ट हुआ है, लेह दरबुक से स्टार्ट हुआ है और दौलत बेग ओल्डी तक जाना है। यह सड़क सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो दरबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क है, ये देश की सबसे उत्तरी में स्थित छोटी दौलत बेग ओल्डी को सड़क का कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे आसानी से सैनिकों के लिए रसद पहुंचाया जा सकता है या फिर युद्ध के समय में इससे आसानी से हथियार पहुंचाए जा सकते हैं या युद्ध सामग्री पहुंचाए जा सकते हैं। यह लेह से लेकर काराकोरम के पास तक आखिरी गांव, भारत की आखिरी गांव यहाँ पर है स्योक, जिसका नाम है, सबसे लास्ट में स्थित गांव है, वहाँ तक को कनेक्टिविटी करेगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और यही चूँकि हम ये अपने सीमा में बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि जो LAC है, जो नहीं होना चाहिए लेकिन है, ये इधर है, हम लोग बना रहे हैं अपने सीमा में, फिर भी चीन को दिक्कत हो रहा है क्योंकि उसे पता है कि हम अपना इससे कनेक्टिविटी मजबूत कर लेंगे, इसीलिए वो दिक्कत कर रहा है। तो फिर से क्वेश्चन को देखते हैं कि LAC पर कहां से कहां तक के सड़क निर्माण को लेकर चीन के साथ विवाद हुआ है। तो दरबुक स्योक से दौलत बेग ओल्डी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DSDBO, दरबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बेमेल को छाटें। तो LAC लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल सही है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल सही है। मैकमोहन लाइन इंडिया और पाकिस्तान गलत है। मैकमोहन लाइन जो है इंडिया और चीन के बीच है और डुरंड लाइन इंडिया एंड अफगानिस्तान, चूँकि जिधर अफगानिस्तान हमारी सीमा को टच करता है वो भी POK में आता है, तो इंडिया एंड अफगानिस्तान या पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा। ये देखिए, ये अभी POK गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है, तो इधर हमारा अफगानिस्तान टच कर रहा है लेकिन हमारे कब्जे में अभी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसा ऑप्शन आएगा उस हिसाब से मारना है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हेमिस नेशनल पार्क में किस जीव का संरक्षण किया जाता है। तो दोस्तों, हेमिस नेशनल पार्क में स्नो लियोपार्ड का संरक्षण किया जाता है। स्नो लियोपार्ड का हिंदी मीनिंग हिम तेंदुआ होता है। देख सकते हैं कि आप हिम तेंदुआ देखने में लगता कैसा है। हेमिस नेशनल पार्क जो कि एरिया 22 सबसे बड़ा पार्क है भारत का, लद्दाख में स्थित है, इसमें हिम तेंदुआ का संरक्षण किया जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दौलत बेग ओल्डी क्या है। अभी हम लोगों ने दरबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क की बात की, अब हम लोग जानते हैं कि दौलत बेग ओल्डी क्या है। क्या यह क्रिकेट ग्राउंड है या यह एयर स्ट्रिप है या बैटल ग्राउंड है या कोल्ड डिजर्ट है। तो दोस्तों, यह एक एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टी है, 22 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी है, जो आप देख ही लिए थे। इधर दौलत बेग ओल्डी, यदि ये सीमा है तो इधर दौलत बेग ओल्डी स्थित है, सबसे उत्तर में स्थित है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे एयरफोर्स के विमानों को लैंडिंग कर सके। 22 किलोमीटर की लंबी पट्टी है और हम यही स्योक से लेके दौलत बेग ओल्डी तक की कनेक्टिविटी को सड़क से भी दे रहे हैं ताकि हम आसानी से और हम लोगों का काम आसान हो सके। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर एयर स्ट्रिप हुआ, मतलब दौलत बेग ओल्डी जो है एक हवाई पट्टी है जिसकी लंबाई 22 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध का मैदान सियाचिन, जो कि काराकोरम रेंज पर है, इसकी लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, यह 76 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध का मैदान भी है। इसकी लंबाई 76 किलोमीटर है। बहुत ही कठिन है यहाँ रहना। देखते हैं हम लोग कि यहाँ बंकर बना के, इस तरह से बंकर बना के हमारे सैनिक यहाँ रहते हैं। ये काराकोरम है, ये काराकोरम रेंज पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर,
जिसकी लंबाई 76 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख के सबसे पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर, शॉर्ट फॉर्म में LG। तो लद्दाख के सबसे पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो देखते हैं हम लोग। ऑप्शन से गिरीश चंद्र मुर्मू नहीं, राधा कृष्ण माथुर यस, लालजी टंडन नहीं, द्रौपदी मुर्मू नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं राधा कृष्ण माथुर जी को, एक बार फोटो से देख लीजिए, आपको याद रहेंगे। ये है राधा कृष्ण माथुर, जो कि लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। जो भी केंद्र शासित क्षेत्र होता है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जिनका डायरेक्टली कनेक्शन प्रेसिडेंट से होता है, राष्ट्रपति से होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी है, जम्मू कश्मीर के सबसे पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के सबसे पहले उपराज्यपाल बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका भी हम लोग फोटो देखते हैं, ये रहे गिरीश चंद्र मुर्मू साहब। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जल विद्युत परियोजना लद्दाख में स्थित है? तो किशनगंगा परियोजना नहीं, तुलबुल परियोजना नहीं, नीमू बाजगू परियोजना यस, दुलहस्ती परियोजना नहीं। नीमू बाजगू परियोजना जो है लद्दाख में स्थित है। यह सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे नीमू बाजगू परियोजना स्थित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अभी फिलहाल वर्तमान में मोदी जी लद्दाख की यात्रा पर गए थे, जो नीमू में वो अपना स्पीच दिए थे ताकि सैनिकों का जोश हाई हो सके। तो नीमू जो है, ये भी पूछा जा सकता है कि नीमू किस नदी के किनारे है? तो नीमू जो है सिंधु नदी के किनारे है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी से होकर बहने वाली एकमात्र प्रमुख हिमालयी नदी कौन है? तो कश्मीर घाटी से होकर बहने वाली एकमात्र प्रमुख हिमालयी नदी झेलम है। झेलम ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लद्दाख के एकमात्र लोकसभा सीट पर वर्तमान में सांसद कौन है? तो जिस समय आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, तो आपको पता होगा कि जामयंग सेरिंग नामग्याल, इनका फोटो देखिए आपको याद आ जाएगा। इन्होंने एक शानदार स्पीच दिया था लोकसभा में आर्टिकल 370 पर। तो ये हैं जामयंग सेरिंग नामग्याल हैं, जो वर्तमान में लद्दाख के एकमात्र लोकसभा सीट पर सांसद है। तो ऑप्शन बी जामयंग सेरिंग नामग्याल इसका सही उत्तर है। अब हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी निर्माणाधीन सड़क की लंबाई कितनी है? दोस्तों, इस रोड के बारे में मैंने ऊपर भी प्रश्नों में डिस्कस किया है। इसकी लंबाई जो है 220 किलोमीटर है। यह रोड आगामी सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित कुछ न कुछ अवश्य पूछे जाएंगे, इसलिए इस रोड से संबंधित हर एक फैक्ट का आप नोट्स बना लें, एक एक फैक्ट को याद रखें। यह कहाँ से कहाँ तक जाती है, इसकी लंबाई कितनी है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड टॉप 22 प्रश्नों को किया। इस तरह से यह वीडियो खत्म हुआ। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को दबा लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद। और PDF के लिए हमारे नीचे दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल पर आकर जुड़िए, आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।